सर सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। मन तो नहीं कर रहा पढ़ाने का, नंबर देख के। तुम्हारी तरफ करते हैं स्क्रीन। अच्छा चलो, अच्छा एक चेंज कर लो, बहुत दिन से सोच रहा था बताने के लिए, भूल जाता हूँ। कहाँ पे है वो? फोटोसिंथेसिस पे चले जाओ। फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है वहां पे मैंने एक जगह लिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन कैरियर, और एक तरफ मैंने लिखाया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड दूसरी तरफ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, और मैंने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में लिखा दिया प्लास्टोक्यूनॉन, सॉरी फिक्स में लिखा दिया प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, उसको उठा के प्लास्टोक्यूनॉन मोबाइल की तरफ ले आओ, और प्लास्टोसाइनिन तो वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है शायद। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन नहीं है क्या है? हाँ प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है। यहाँ फिक्स में वो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, उसको गलती से लिख गया था। फिक्स में आपको साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स लिखना है, मोबाइल में आपका प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टो इसलिए नाम है, एक्चुअली मॉलिक्यूल तो क्यूनॉन ही है, पर चूंकि प्लास्टिड में प्रेजेंट है। नहीं ढूंढ पा रहे हो क्या? ढूंढ लिया? बड़ी देर बाद मुझे वो लाइन याद आई है, पूरी लाइन नहीं याद आ रही थी। सुनना जाके आज अच्छा लगेगा। इरफान खान की कोई मूवी देखे हो? कौन सी मूवी देखे हो ये? अरे हिंदी मीडियम छोड़ो, और कोई बताओ। स्पाइडरमैन, इरफान खान की। यार हिंदी मूवी 2 मिनट का रोल है उसमें। हाँ लाइफ ऑफ पाई तो ठीक है। हासिल देखना, बड़ी पुरानी मूवी है उसकी, थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह चूंकि बहुत पहले की है, आई थिंक 2000 के आसपास आई थी, 99 ऐसे करके, नहीं 2000 या ऐसे कुछ आई थी। देखना जाके उसको, हासिल। आज मैं सोच रहा हूँ मूवीज की स्टोरी डिस्कस कर देता हूँ ना। बोलता है जोशी जी सामने आ जाओ, उसी के लिए असल में छुप रहा होता है इमरान हाशमी। ठीक है, तो उसी को बोलता है कि छुप छुप रहने में क्या बात है, छुप ना सकेगा परमात्मा। ये लाइन है उसकी, क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर ने गाई हुई है। गाना मत सुनना, तुम सारे लोग बोर हो जाओगे तुम उसको सुनना, उसको एंजॉय करोगे। क्योंकि अच्छा ये बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जो 60s 70s के सॉन्ग पसंद है? कोई है ऐसा? नहीं 90s तो बहुत आगे आ गया, 90s में तो कुमार सानू था, तो शायद पसंद होगा। उससे पीछे नहीं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको कुछ यूनिक चीजें करने का मन करता हो, ऐसा नहीं है? ओके, उतना कुछ ज्यादा यूनिक हो गया, ऐसा है? मतलब बड़े नए हो गए हो तुम। नहीं तो वो लोग रुके हुए हैं क्या? मतलब अगर मैं पुराने गाने सुनता हूं तो मैं रुक गया हूं। सही है। यूनिक मेरे रिस्पेक्ट में नहीं ना, अब तुम लोग करोगे तो यूनिक हो जाएगा, तुम्हारी जनरेशन थोड़ा सा बड़ी एडवांस हो गई ना, मेरे लिए तो कोई नॉर्मल है। मोहम्मद रफी के गाने
यार मैंने तो गाने नहीं बहुत दिन से सुना है, मतलब मोहम्मद रफी वाले। अभी तो एक आध सुनता रहता हूँ बीच बीच में। आजकल मुझे पंजाबी सॉन्ग बड़े सुनने का मन करता है। जब तक मैं पंजाब में रहा तब तक मैंने कभी सुना ही नहीं पंजाबी सॉन्ग। जब तक मतलब पंजाब में रहा है तो मुझे समझ नहीं आता था, दूसरा समझ में भी आता था तो मेरा क्या फालतू के गाते रहते। समझ माइंड तो फ्रेश तब होगा जब समझ में आएगा। अच्छा, तो उससे माइंड फ्रेश हो जाता है तुम्हारा? मतलब ऐसा क्या हो जाता है जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाता है? क्या सुनते हो उसमें? मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का आज। एक तो इस बोर्ड पे अभी मजा नहीं आता है। वो वाला ज्यादा अच्छा है ना उधर पूरा स्पेस है। और ये तो फैकल्टी रूम में पता नहीं किस चीज की स्मेल आ रही है, पेंट की। वो बड़ी अजीब सेंटेंस स्मेल है। यहाँ तो ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा बहुत वेंटिलेशन होगा यहाँ से थोड़ा बहुत, तो वो बिल्कुल पैक्ड हो गया है। चलो, मैंने आपको शायद ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सारी चीजें बता दी है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे क्रेब्स साइकिल के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल, इसकी जो मैकेनिज्म है इसको डेसिफर किया था किसने? हैंस से क्रेब्स ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे साइकिल का नाम क्या पड़ गया? क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल को टीसीए साइकिल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म है ट्राई एसिड साइकिल। ठीक है, एक्चुअली जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है सिट्रिक एसिड, और उसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो आगे डिस्कस करता हूं जब मैं साइकिल बनाऊंगा। लोकेशन जो है इसकी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं क्रेब्स साइकिल के, वो चूंकि कहां प्रेजेंट हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऑल एंजाइम्स of Krebs cycle present in mitochondrial matrix except succinate dehydrogenase। कहां प्रेजेंट है ये? इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रियल बनाऊं तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पे वो इस साइड प्रेजेंट, इस साइड पे। ठीक है, मैट्रिक्स वाली साइड में, तो इसीलिए लिखा दिया कि इनर साइड ऑफ या मैट्रिक्स साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको IMM से बोलते हैं, और जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? OMM। बहुत इजी हो जाएगा, इतना लिखने में काफी दिक्कत महसूस होती है मुझको। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता रखा हुआ है कि क्रेब्स साइकिल तभी पॉसिबल है जब एनवायरनमेंट कैसा है? एरोबिक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जिसको
रेस्पायर करना है वो एरोबिक है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई होगी तभी जो है आपका मैं आपका जो ट्रांजिशन स्टेप है या जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है मैं यहीं पे बताऊंगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को। तो यहीं पे इसी के अंदर मैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन खत्म करता हूं। इसी को क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड, ठीक है। ये जो पायरुबिक एसिड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम है, ओके। अब ये जो पायरुबिक एसिड है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या बोल सकते हैं एक एंजाइम है जिसमें बहुत ढेर सारे क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है एंजाइम का, उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इसको रिक्वायरमेंट होती है इसको कुछ कोफैक्टर्स की, ठीक है। कितने कोफैक्टर्स रिक्वायरमेंट होगा, बिना उनके काम नहीं कर पाएगा, 5 कोफैक्टर्स। वो 5 कोफैक्टर कौन कौन से हैं बताओ, फटाफट बता डालो। NAD और NAD प्लस करना बच्चे, और लाइपोइक एसिड, और बताओ फटाफट बताते चलो, मैग्नीशियम प्लस प्लस, थियामिन पायरोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में TPP बोल सकते हो। कितने हुए, 4 हुए, एक कोई मिसिंग है मुझे जो याद नहीं आ रहा है, कोएंजाइम है, कोएंजाइम ये, ठीक है। ये सारे के सारे आपके बिना इन कोफैक्टर्स के ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का नाम क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन, और साथ में क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से, देखो ऑक्सीडेशन 2 तरह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो या तो पूरा हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ डिहाइड्रोजनेशन, मैं एटम बोल रहा हूँ, आयन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी में रीड करोगे, वहां पे जब आप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में है तो वहां पे लिखा हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन आता है वहां पे लिखा होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H आयन, तो गलत हो जाएगा, आप ध्यान में रखना वो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि इसमें जो है प्रोटॉन भी है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे पढ़ते हैं और गलत करके चले जाते हैं। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 NADH2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है ना, ये डिहाइड्रोजनेशन हो गया, 2 NADH2 बन गया, और ये साथ में यहां से आपका निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मतलब पहली बार जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कहाँ पे होता है, पायरुविक एसिड से, जब वो एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा होता है। इसके पहले ग्लाइकोलाइसिस में कोई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं हुई है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कब होता है। अब वो डिपेंड करता है पूछ कहाँ रहा है, अगर उसने क्रेब्स साइकिल में पूछा तो ये आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रेस्पिरेशन में पूछ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तब ये पहला होगा। और अगर क्रेब्स साइकिल का पूछ रहा है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए आ गया, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए आपका क्या है, सबस्ट्रेट एंट्रेंट है, सबस्ट्रेट एंट्रेंट। इस फॉर्म में सबस्ट्रेट एंटर करता है ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल,
ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है पहले भी बता रखा है मैंने। ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये कहां पे हो रहा है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। लोकेशन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रखना लोकेशन का। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल के मैकेनिज्म पे। तो क्रेब्स साइकिल में मैकेनिज्म में आपके पास में बताते हैं, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक तो होगा एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, इसको जो एक्सेप्ट करेगा, और वो कौन सा है? वो 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। एक क्रेब्स साइकिल जब चलेगी तो एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में यूटिलाइज होगा। मतलब एक ग्लूकोज के रन करने के लिए, ग्लूकोज को रेस्पायर करने के लिए कितने टाइम क्रेब्स साइकिल रन होगा? 4 बार, 6 टाइम्स। एक ग्लूकोज को रेस्पायर करना है, क्रेब्स साइकिल कितने बार रन होगा? 3 बार। अरे जो बोलना है गलत सही इस तरह से बोलो कि बच्चे ऑनलाइन किसी को कुछ पता चल रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? एक ग्लूकोज को रिस्पायर करना है, कितने बार क्रेब्स साइकिल रन होगा? सर 1 बार। कितने अच्छे हो तुम लोग, मुझे तो दिल करता है तुमको कोई गिफ्ट दे डालूं इसी चीज पे। सीधे सीधे लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार यूटिलाइज होगा तो 2 बार रन होगा, सिंपल सी बात है। चलो, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, यहां पे आपका जो है एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एक एसिटाइल कोएंजाइम में आया, ये दोनों जो है आपस में कंबाइन कर गए, और कंबाइन करके देखो ये 2 कार्बन है यहाँ पे देखो ना, 3 कार्बन ये था, 3 कार्बन, और यहां से 2 जो है 1 कार्बन निकल रहा, तो इसके पास कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे। तो ये आपका 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिला के बनाएगा सिट्रिक एसिड, जिसके अंदर 6 कार्बन है, और इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसी वजह से हम जो है क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिट्रिक एसिड है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। अब देखो बिना एंजाइम के तो होगा नहीं, और एंजाइम बहुत जरूरी है, पहले ही बता रखा हूं कि ये रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है, कि 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस करवा रही है, ठीक है। तो जब 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस करवा रही है और किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, तो एंजाइम आएगी सिंथेज, सिंथेसिस हो रही है ना, तो एंजाइम आएगा कौन सा? सिंथेज। और सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है, तो ये बोलेंगे आपको सिट्रिक एसिड सिंथेज, ये एंजाइम सिट्रिक एसिड सिंथेज, ओके। और यहां पे देखो ये स्टिल कोएंजाइम में है, कोएंजाइम में तो आगे नहीं आया ना, तो कोएंजाइम यहीं से बाहर निकल जाएगा, कोएंजाइम में आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिट्रिक एसिड बना, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ये सिट्रिक एसिड आपका क्या करेगा? अपने आप को आइसोमेराइज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, आइसोमेराइज करना स्टार्ट करेगा। तो ये पहले बनाएगा आइसोसिट्रिक एसिड, 1 मिनट, सिस एकोटोनिक एसिड बनाएगा, पहले सिस एकोटोनिक एसिड बनाएगा, सिस एकोटोनिक एसिड बनाएगा, फिर सिस एकोटोनिक एसिड से बनाएगा क्या? आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। वैसे वो सिट्रेट के फॉर्म ही रहता है, आइसोसिट्रिक एसिड, ओके। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये फर्स्ट टाइम डिहाइड्रोजनेशन के लिए जाएगा, फर्स्ट टाइम डिहाइड्रोजनेशन के लिए जाएगा, और क्या बना देगा?
ऑक्सिलो सक्सेनिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड। मैं अभी डिहाइड्रोजनेशन यहाँ दिखाऊंगा नहीं, मैं पूरी साइकिल पहले बना लूंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड से बनेगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है आपका, ये बनाएगा क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं एरो। ओके, अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया है, यहां से बनेगा सक्सिनिक एसिड। स्पेस बचेगा मेरे पास, इतना बड़ा बड़ा मैं बना रहा हूं। सक्सिनिक एसिड, अब सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा आगे, फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से बनेगा आपका मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो इतने आपको बीच में इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, बट मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी में देखते होंगे तो एनसीईआरटी में सीधे सिट्रिक एसिड से क्या बनाया हुआ है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये सक्सिनाइल को भी, ये सक्सिनिक एसिड को भी नहीं बनाया, फिर वो सीधे यहाँ सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड और बहुत सारे इंटरमीडिएट मिस कर दिए हैं उसने, बट थ्योरी में कुछ कुछ दे रखा है तो सब जरूरी है जानना, ठीक है। अब देखो, आइसोसिट्रिक एसिड से मैंने बोला, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड बनेगा और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो डिहाइड्रोजनेशन से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, NaDH2, ठीक है, NaDH2 बनेगा। अब ये जो ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड है, ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड आपका 6 कार्बन का है, ये सारे 6 कार्बन के, ये 6 कार्बन, सब 6 कार्बन। और ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपका कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। दैट मीन्स कि पहला डिकार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ, यहां पे पहला डिकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन, कंजक्टिव डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं। दूसरा आपका थोड़ा सा और पीछे ले लो, नहीं तो मुझे बाद में लिखो ये। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एक तो कि जो डिकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कंजक्टिव है, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियस हो रहा है, एक पहले उसके बाद इमीडिएटली सेकेंड, ठीक है। दूसरा, यहां पे अब जब 2 कार्बन के लॉस हो गए हैं तो यहां पे कार्बन नंबर कितने बचेंगे, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, वो लिखे हुए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो स्टाइल कोएंजाइम में आपने इनकॉर्पोरेट किया था इनिशियली, वो यहाँ पे लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के फॉर्म में यहाँ पे लॉस हो गया। तो आपको जो ऑक्सीजन का रोल दिखेगा वो कहां पे दिखेगा, ऑक्सीजन का रोल पहली बार जो नजर आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कार्बन को जो है क्या कहते हैं, समहाउ ऑक्सीजन मिल रही है और वो निकल रहा है बाहर, ठीक है, किसी और मॉलिक्यूल से मिल रही है डेफिनेटली, ठीक है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट रोल तो कहां पे दिखेगा जाके, ETS में, ठीक है। वो जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 का लॉस हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आइसोसिट्रिक, ये फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन है, दिस इज द फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, ओके। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, यहां से जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, मुझे 1 मिनट देखना पड़ेगा, यहां पे ही शायद प्रोड्यूस हो रहा है दूसरा नेक्स्ट NaDH2। ठीक है, यहीं पे, यहीं पे कहाँ पे, ये आप यहाँ पे लिख दो NAD प्लस और NADH2। तो ये आपका सेकंड डिहाइड्रोजनेशन है,
फर्स्ट ये है, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन ये। तो एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछेगा। इसके बाद ये वाला स्टेप है, यहाँ पे एक्चुअली सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से एक जीटीपी बनता है जो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। ठीक है, तो यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आपका एक बनेगा क्या, जीटीपी, और ये जीटीपी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। ठीक है, या इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हो, एटीपी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, यही क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है वो किस स्टेप पे होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब वो सक्सिनिक एसिड पे बन रहा होगा। ठीक है, यहां से आपका कोएंजाइम ए बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, यहाँ पे ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या पूरा का पूरा नाम बोल सकते हो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। वही सारे, इसी तरह के सारे कोफैक्टर्स जरूरत पड़ेगी। देखो आपको यहाँ पे, वहां कोएंजाइम ए है ना, और ये देखो कोएंजाइम का एडिशन हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फिर इस वाले स्टेप में कोएंजाइम ए निकल के बाहर हो गया है। ठीक है, अब ये जो सक्सनिक एसिड है, ये सक्सनिक एसिड से एक और आपका जो है क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए बनेगा, सॉरी कोएंजाइम बनेगा, रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए बनेगा, वो है FADH2। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा FADH2। ठीक है, कहां से, FAD प्लस से, FAD प्लस से FADH2 बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान दो। एक तो फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलेशन पहला कहां पे हो रहा है, दूसरा कहां पे हो रहा है, फिर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से जो है कहां पे बन रहा है, फिर ये जो FADH2 है वो किस स्टेप पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, और जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा होगा तो फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा। फिर से मतलब लास्ट डिहाइड्रोजनेशन कहां पे हो रहा है, जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक बनेगा। इसको जरा सा हटा लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 4 कार्बन। ठीक है, तो ये आपका NADH2 यहां पे बनेगा, NADH2, NAD प्लस। ये है आपकी क्रेब्स साइकिल, ये आपकी क्रेब्स साइकिल है। याद करना है तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। आपसे ये जो पहले स्टेप मैंने कुछ बनाए हैं जहां पे आइसोमराइजेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। और ये देखना, जहां पे भी आपका NADH2 आया है, एंजाइम अपने आप कौन सी हो जाएगी, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जहां पे NADH2 आया हुआ है या FADH2 आया है, वहां पे तुरंत आप डिहाइड्रोजिनेज लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये यहां पे जो एंजाइम होगी इसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस वाले को तो मैंने लिखा ही दिया था, लिखा नहीं था। डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है, तुम्हारे लेवल पे शायद ना वर्क करे, पर लिखना चाहो तो लिख दो, थायोकाइनेज। फिर से यहाँ पे कौन सा होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें पूरे के पूरे में 2 एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पूरी क्रिएप साइकिल में 2 एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक ये सिट्रिक एसिड सिंथेज जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम। कौन सी रिएक्शन है ये, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कंडेंसेशन लिखा है उसने, ये कंडेंसेशन रिएक्शन। और दूसरा एंजाइम ये है, ये जो मैंने लिखाया नहीं है, ये कौन सी एंजाइम है, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज।
तो दो एंजाइम इस क्रेब्स साइकिल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और उधर वो सिट्रिक एसिड सिंथेज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं अभी अभी इसको बता के आया हूं, अभी अभी बताया हूं कि ये कहां पे प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, एकमात्र एंजाइम क्रेब्स साइकिल का है जो मैट्रिक्स में ना होके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, इतनी चीजें तो मैंने क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बता दी। तो अब देखो इसमें एनर्जेटिक्स के रिस्पेक्ट में देखो, या देखो नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप या नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, कितने डिहाइड्रोजिनेशन हुए बताओगे मुझे? टोटल टोटल डिहाइड्रोजिनेशन 4 डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, जिसमें से 3 आपके NADH2 हैं और 1 FADH2। 3 NADH2 है प्लस 1 FADH2। ठीक है, दैट मीन्स कि इन्हीं का होगा क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यही तो जाएंगे ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। ठीक है, अब जो है, अब देखते हैं, तो यहां से ही बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ATP produced by oxidative phosphorylation। अब वो पूछ सकता है आपसे कि किस लेवल पे है, एक ग्लूकोज से है, एक क्रेब्स साइकिल पे है, तो मैं यहां पे किससे लिखाऊंगा, एक क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, एक क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूं। तो एक क्रेब्स साइकिल में एक तो ये जो है आपका 3 NADH2 प्लस 1 FADH2, ये आपका देगा कितना, कल लिखाया था मैंने, एक NADH2 से कितने ATP, NADH2 से तो 3 होते हैं ना, तो मैंने लिखा तो है 9 ATP, 2 लिखा है क्या? तुम बोल क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट बोलने जा रहे हो कि इतना एडवांस में मत चलो। ये लो 2 ATP। ठीक है, एक FADH2 से 3 NADH2 से टोटल मिला के 9 ATP हो गया, और एक FADH2 से 2 ATP हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पूछ रहा है तो कितने ATP आए टोटल, 11 ATP। ठीक है, और नंबर ऑफ ATP फ्रॉम SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, बाई 1 क्रेब्स साइकिल, 1 क्रेब्स साइकिल, वो कितना है 1 ATP, 1 ATP। तो एक क्रेब साइकिल से, सिंगल क्रेब साइकिल से कितने टोटल प्रोड्यूस होने वाले हैं ATP, 12 ATP, 12 ATP एक बार चलेगी। और कितने एंजाइम, वो कितने स्टिल को एंजाइम में थे, 2, मतलब कि एक ग्लूकोज से बात किया जाए, क्रेब साइकिल से एक ग्लूकोज तो 24। ठीक है, 24। कई बार यहां पे भी पूछ लेता है कि जैसे 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP और ATP। ठीक है, तो उस तरह से भी देख सकते हो, पर ये नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन स्टेप थे। नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन स्टेप आपके 4 हैं, 3 NADH2 है और एक FADH2। अब आते हैं, एक और चीज मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, इसको लिख लो, मैं इधर नहीं इरेज करना चाहता हूं, कि नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन वैसे अंडरस्टूड है, अगर बात आपको समझ में, एस्टिल कोएंजाइम में 2 कार्बन है तो 2 ही का लॉस होगा, तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितने होंगे, 2। एक यहां पे हो रहा है, दूसरा यहां पे हो रहा है। बस ये याद रखना कि किस किस स्टेप पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ठीक है, किस किस स्टेप पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। मैं कहां पे लिख दूं, मेरे पास इधर स्पेस है, मैं यहां थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेता हूं।
नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन वो है आपके 2। अब आपको लिखना है तो लिख लो कि एक आपका हो रहा है ऑक्जिलो सक्सनिक एसिड, ठीक है, ऑक्जिलो सक्सनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो को पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और दूसरा अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम है। तो ये 2 डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप हैं आपके। ये भी पूछता है कि कहां पे एफएडी वर्क कर रहा है, कहां पे एफएडीएच2 प्रोड्यूस होता है, तो इसी पे याद रखना, इसी पे याद रखना, सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर का शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा, एक और चीज लिखते हैं। अब देखो यहां पे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि वन ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अब आपसे पूछ रहा है कि क्रेब साइकिल कितने बार रन होगी, 2 क्रेब साइकिल्स होंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे पायरुबिक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए बने, तो मतलब 2 टाइम्स आपकी क्रेब साइकिल रन होगी, और 2 टाइम्स क्रेब साइकिल रन होगी तो आपके जो है क्या प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP, ठीक है। टोटल मिला के देखो ये कितने बनेंगे, 24, ठीक है, टोटल मिला के देखो 24 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो ये मैं सिर्फ क्रेब साइकिल का डेटा यहाँ पे लिख रहा हूं, जब एट द एंड ETS पढ़ा लूंगा तो मैं बाकी का डेटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से भी आपके 2 NADH2 प्रोड्यूस होने वाले हैं और यहां से भी आपके 2 NADH2 प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो कई बार सिर्फ NADH2 के रिस्पेक्ट में पूछ लेता है, अगर पूरा पूछता है डिटेल NADH2 के रिस्पेक्ट में कि एक ग्लूकोज से कितना NADH2 प्रोड्यूस हो रहा था, 2 4 6 10 NADH2, ठीक है, 10 NADH2। और FADH2 सिर्फ कहां पे प्रोड्यूस होता है, क्रेब साइकिल के दौरान, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार SLP पूछता है कि कितना सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से होता है, ठीक है, तो नेट 2 ATP यहाँ पे हो जाएगा और 2 ATP यहाँ, तो 4 ATP। यही सारा क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज मत होना। बाकी सारा बता दिया बच्चे, अब आते हैं सीधे ETS पे, या तीसरा जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, सब कुछ बता दिया मैंने इसके बारे में। मैंने जितने स्टेप बताए हैं उनको ध्यान में रखना। कई बार पूछता है कि लास्ट डिहाइड्रोजनेशन किस स्टेप पे होता है, बताओ। कई बार क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछता है कि इसमें से कौन सा डिहाइड्रोजनेशन स्टेप नहीं है। नहीं, वो तो मैंने बोला ही नहीं है कि ऑप्शन नहीं दिए ना, मैंने तो ऑप्शन देगा वो एग्जामिनर, मैं नहीं दूंगा। मैं तो आपको बता रहा हूं कि इस फ्रेम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा डिहाइड्रोजनेशन स्टेप नहीं है। 3 डिहाइड्रोजनेशन दे देगा, 1 नहीं देगा, ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये क्रेब साइकिल थोड़ा ट्रिकी है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसके साथ में। अच्छा, मैं कुछ और लिखाने जा रहा था, आप इस तरह से लिख सकते हो, ACC इज ओके बीच का ये, इसको इस तरह से लिखना ताकि ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फॉर श्योर सक्सेस ऑफ, इस तरह से फॉर श्योर सक्सेस ऑफ
इसको फॉर हटा लो, टू लिखो, टू श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ए से आपका क्या है, स्टाइल को एंजाइम है, सी से आपका सिट्रिक एसिड, नेक्स्ट से सेकाटोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल को एंजाइम है, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर ये फ्यूमेरिक एसिड, फिर ये आपका मैलिक एसिड, और ये जो ओ है दिस इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से करके अगर चाहो तो याद कर सकते हो इसको। मैंने वैसे ही याद रखा हुआ है, और भी तरीके हैं कई सारे, ठीक है। और आप यहाँ पे ये दिमाग में लगा सकते हो कि जब श्योर सक्सेस की बात हो रही थी, यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बना, जीटीपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ठीक है। और जब ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तो क्या हुआ, FADH2 का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो उस तरह से दिमाग में 4 बार इसको याद करोगे तो तुम्हें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें साइकिल ही रट जाएगी, ठीक है, साइकिल ही रट जाएगा आपका। तो अभी फिलहाल इस पे आते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन पे। मैंने बताया था कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन के दौरान 2 पैरेलल प्रोसेस होती है। क्या होता है पैरेलल प्रोसेस में, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, कहां पे, इन, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख दो चाहे सिस्टम लिख दो, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। शायद मैंने आपको पहले भी लिखाया होगा कि अगर सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, अगर केमिकल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकल रही है उससे एटीपी की सिंथेसिस हो रही, तो प्रोसेस को क्या बोलते हो, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखना है और साथ में ऑक्सीडेटिव, ये दोनों पैरेलल रन कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रन कर रहे हैं। तो पहले आते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट ऑफ ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। आपको वहां पे देखने को मिलेगा FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और क्या देखने को मिलेगा आपको वहां पे, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। साथ में आपको वहां पे देखने को मिलेगा यूबी क्यूनॉन, ठीक है, यूबी क्यूनॉन। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा साइटोक्रोम्स, ठीक है, साइटोक्रोम्स। जैसे कौन कौन से साइटोक्रोम देखने को मिलेंगे, B, C1, C, A3, ठीक है। इस तरह के साइटोक्रोम्स कुछ देखने को मिलेंगे वहां। और कुछ मिसिंग है क्या, तो ये 4 कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है, साइटोक्रोम्स 4 कंपोनेंट हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इन्हीं से मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स बने हैं, ठीक है, उनकी बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ
मतलब आप देख रहे हो कि किस तरह से बिल्डअप हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईटीसी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 5 कॉम्प्लेक्स है। कितने कॉम्प्लेक्स हैं, इनको मिला के कितने कॉम्प्लेक्स बने, 5 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक इनसे नहीं बनेगा, वो बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो इनको ऐसे ही याद रखना, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है? FMN डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कौन कौन से कंपोनेंट इनमें से प्रेजेंट होंगे? FMN आयरन सल्फर प्रोटीन। NaDH2 तो उसके साथ अटैच रहेगा। ठीक है, वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सप्लाई का काम करेगा। कॉम्प्लेक्स 2 क्या नाम है? अभी बताया था मैंने इसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसको शार्ट में SDH भी बोलते हैं। ठीक है, SDH कॉम्प्लेक्स। और इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या? FAD और आयरन सल्फर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 एक है साइटोक्रोम। और कौन सा साइटोक्रोम है ये? रिडक्टेज होगा कि ऑक्सीडेज होगा? साइटोक्रोम रिडक्टेज, रिडक्टेज हो। तो ये साइटोक्रोम रिडक्टेज है और इसमें आपके होंगे साइटोक्रोम, इसको अच्छा एक इसका और नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मैं सारे तो नहीं लिख सकता है, हाँ ठीक है, मैं सारे नहीं लिख सकता हूँ नाम, अभी ये मेरे पास स्पेस कम है। उसको कॉम्प्लेक्स 3 भी बोलते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ साइटोक्रोम, इसमें क्या है? साइटोक्रोम B है। फिर साइटोक्रोम B के बाद आपको यहाँ पे बीच में मिलेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, इसमें आपको मिलेगा यूबिक्विनॉन, इसमें आपको मिलेगा साइटोक्रोम C1। मैं 60 में लिख रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ लिखते लिखते। ठीक है, साइटोक्रोम C1, ये सब मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। फिर इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स 4 है जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है इसमें आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। क्या? साइटोक्रोम A और दूसरा साइटोक्रोम A3। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है, यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 5 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, मतलब देखा जाए तो ये सिर्फ 4 ही है जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यही पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये एक F0F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम है जहां पे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहां पे उठा के डाल दिए जाते हैं, मैट्रिक्स साइड में। ठीक है, तो ये है आपका FO F1 F0 मैं भी बोलता हूं बट एक्चुअली ये FO है। ठीक है, ये एक्चुअली FO है। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल बोल लो इसको चाहे, या क्या बोल सकते हो, एटीपी सिंथेज भी बोल सकते हो आप इसको, एटीपी सिंथेज यहाँ पे। ठीक है, एटीपी सिंथेज। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका 5th के नाम से इसको जानते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स 5th के नाम से जानते हैं। पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट 4 कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरी बात को ध्यान में रखना, मैं हो सकता है भूल जाऊं लिखाने के लिए, पर आप ये याद रखना कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहीं तक है।
ठीक है, और यहीं तक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीसी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि किस तरह से आपका ये प्रेजेंट होगा। पता है टाइम इतना तेजी से भागता है, अभी 12:37 हो गया, मेरे पास कितना टाइम बचा है? एक पॉइंट यहीं पे लिखा देता हूं, नहीं तो जहां, हाँ यहाँ पे लिख लो। ये साइटोक्रोम ए है और ये साइटोक्रोम 3 है। इसके पास भी कॉपर सेंटर है, इसके पास भी कॉपर सेंटर है, तो दोनों मिला के कितने कॉपर सेंटर हो गए? 2 कॉपर सेंटर। तो ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वहां पे कॉपर प्रेजेंट है। कितना नंबर है उसका? 2 है। ठीक है, 2 कॉपर नंबर है। चलो, एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं अब लोग हम। इसको लिख लूं, मैं पूरा स्पेस चाह रहा हूं तो मुझे कम पड़ेगा स्पेस। सारे कॉम्प्लेक्स लिख लिए आपने? रिमेंबर करो मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स करो, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप याद करोगे तो उसका मैं पहले ही बता देता हूं, फिर उसको मैं इरेज कर दूंगा। ये आप सपोज कर लो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और इसमें से मैं ये वाला पार्ट आपको कट करके दिखा रहा हूं, इतना छोटा पार्ट में कट करके दिखा रहा हूं। मतलब कहने का कि मैट्रिक्स को मैं ऊपर की साइड पे रखूंगा और इसके बाहर ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड को मैं इधर की तरफ रखूंगा, ठीक है। ये वाला जो स्पेस है, दिस इज द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया है कि मैं करने क्या जा रहा हूं, उस चीज को आप उस हिसाब से करना। ये आपका मैट्रिक्स साइड है, मैट्रिक्स, और ये आपका साइटोप्लाज्मिक साइड है। तो मैट्रिक्स साइड पे आपकी प्रेजेंट होगी क्या? माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बनाना क्या, ठीक, बनाना है इसमें, क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या दिखाने हैं? कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो मैट्रिक्स साइड हो गई। ये बना लेते हैं आउटर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये लास्ट वाले पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। सारे टीचर्स का अपना अलग अलग होता है पढ़ाने का, हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स हर एक स्टेप पे बनाए, पर मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा, ठीक है। ये आपका F0 F1 पार्टिकल है, ये आपका F0 F1 पार्टिकल है, ठीक है। ये चैनल है जिसको आप क्या बोलते हो, ये चैनल को आप क्या बोलते हो? F0, और इसको बोलते हैं F1, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एटीपी सिंथेज है, ये एक एटीपी सिंथेज है जहां से एटीपी की सिंथेसिस होती है। और यहाँ पे आते हैं हम, सिर्फ ध्यान दो कि हमारे पास में 4 कॉम्प्लेक्स हैं। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 4 कॉम्प्लेक्स हैं। इन 4 कॉम्प्लेक्स में 2 पाथवे रन करते हैं, ठीक है। एक है कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल करेगा, यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा और सीधे पहुंच जाएगा किसके पास में?
ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि फाइनली क्या बना देगा जाके, H2O, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2 3 4, ये भी वही चीज होगी, ठीक है। बेटर है यहाँ पे आप ऑक्सीजन ही रखो, इस तरह से कर दो, इस तरह से ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, हाफ O2 और यहाँ पे H2O बना दो, इसको भी सेम चीज कर दो, ये आपका हाफ O2 है, ये आप H2O बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया अब तक कि जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, एक एक जो है पाथ ये है कॉम्प्लेक्स 1 3 4 और दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2 3 4, ठीक है। अभी आप पहला पूरा कंसंट्रेशन आपका पहले वाले पे होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स 1 3 4। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ये बन गया आपके लिए कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 3। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है 4, ये बन गया कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, जो कंपोनेंट लिखाए थे वो क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स साइड से चल रहे हैं, इधर की तरफ हम लिख देते हैं FMN, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। इसको लिख दो, ये पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा थिक कर दो, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देखो, अब यहां से जाएगा किसके पास में, ठीक है, यहां से आपका जाएगा साइटोक्रोम बी, ठीक है। साइटोक्रोम बी से फिर से कहां पे जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से आपका फिर से कहां पे जाएगा, UQ, ठीक है। UQ से UQ H2, यहां से जाएगा फिर से किसके पास में, साइटोक्रोम, पहले मुझे लग रहा आयरन सल्फर प्रोटीन फिर से है यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, नहीं ठीक है, C1 ही है, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 आप देख लो पहले, क्योंकि हो सकता है बीच में मैं सीक्वेंस भूलूं, ठीक है। साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम C1 से ये जाएगा आपका साइटोक्रोम C के पास में, मैं सिर्फ C लिख रहा हूं, ठीक है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से यह जाएगा साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से कहां पे जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास में, ठीक है, A3 के पास में। और साइटोक्रोम, ओहो,
कॉम्प्लेक्स मुझे बगल में दिखा ही नहीं। ये ठीक है, साइटोक्रोम C1 से यहाँ पे इस साइड बना लो, ठीक है, ये C है। इसके बाद आपका साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, और A3 से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास में, H2O बनाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हर जगह पे लिखना स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लिखना स्टार्ट करो। पहुंच गया। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फाइनल या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। नाम तो मैंने लिखे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स 1 है आपका, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5। तो ये अभी मैंने एक पाथवे फॉलो किया है, ठीक है। कई बार इसको कोएंजाइम क्यू लिख लेता है, तो यू क्यू को मतलब परेशान मत होना, अगर ये या तो हो सकता है यू क्यू लिखा हो या क्या लिखा हो, कोएंजाइम क्यू ऐसे भी लिखता है, ठीक है, कोएंजाइम क्यू, डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर। अब देखो मेरी तरफ, अच्छा अभी कॉपी नहीं किया, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं। इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां पे मैट्रिक्स। अब यहां पे जो है इसके साथ मैंने क्या एसोसिएटेड दिखाया था, NaDH2, ठीक है। तो ये जो NaDH2 है इसका क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और वो दोनों टूट जाएंगे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक तो क्या हुआ, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ध्यान दो, NaDH2 से आप ये, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, लिख ही लेना बेटर है, ठीक है। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन आया इधर, ठीक है। अब FMN पे कंसंट्रेट करो, मैं FMN की कंडीशन बता रहा हूं, FMN, ठीक है। इसको आप 2 प्रोटॉन दे दो, इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, किस में चेंज हो जाएगा ये, FMN H2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तो दोनों चीज दे रहे हो ना आप, उसको तो दोनों ही चीज दे रहे हो आप, यहाँ पे उसको प्रोटॉन भी दे रहे हो, यहाँ पे उसको प्रोटॉन्स भी दे रहे हो, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहे हो कि नहीं। तो वो FMnH2, पर आप ध्यान दो कि FMnH2 से प्रोटॉन आगे कैरी नहीं हुए, तो कर क्या रहा है, वो एक प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1 किस तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन पंप की तरफ, मतलब वो सो तो ये कर रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा हूं भाई, पर उसका क्या है, अंदर ही अंदर उसकी फितरत खराब है। फितरत समझते हो ना, तुम लोग तो समझते ही होगे, ठीक है। तो उसका ये है, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए बाहर से किसी और चीज की शॉप खोल रखी है, अंदर अंदर कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन यहां पे आ गए, एक चीज ये हो गया। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये जाता है किस कैरियर के पास में,
यूबी क्यूनॉन या कोएंजाइम क्यू के पास में, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो ये यूबी क्यूनॉन क्या करता है कि हम आपको ट्रांसपोर्ट कराएंगे पर आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे, आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम प्रोटॉन को पंप कर देंगे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, प्रोटॉन को हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे पंप कर देंगे, ठीक है। तो यूबी क्यूनॉन ये भी प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं। यही प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनॉन था वहां पे, प्लास्टोक्यूनॉन ही था ना वहां पे जब उसमें पढ़ा रहा था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, वो भी तो यही कर रहा था ना। सेम चीज ऐसे ही होगा, UQ + 2 इलेक्ट्रॉन +2, ठीक है, UQH2 हो गया, UQH2। देखो ये रिवर्सिबल बनाया है, मतलब कि ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे आ गए। अब जो है क्या कहते हैं, ये UQH2 से ट्रांसपोर्ट होकर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैरी करके साइटोक्रोम बी के पास में, साइटोक्रोम बी के पास में आ जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में जाएगा, और जब ये यूबी क्यूनॉन पे जाएगा तो फिर यूबी क्यूनॉन वही काम करेगा, यहां से प्रोटॉन्स को लेके, यहां से प्रोटॉन्स को लेके वो पंप कर देगा इस साइड पे, इस साइड पे प्रोटॉन पंप कर देगा, ठीक है। फिर से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे प्रोटॉन आ गए, ठीक है। आपका साइटोक्रोम C1 पे आया, इनको जरा सा 2 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे आसानी होगी, यहाँ पे आसानी होगी। यहां से आएगा साइटोक्रोम C1 के पास में, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, जो कि एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, जैसे प्लास्टोसाइनिन थी, ठीक है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। और कहां प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कोई लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि ये जो साइटोक्रोम सी है, ये जो साइटोक्रोम सी है, ये क्या है, दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखना, एनसीईआरटी का है पूरा। यहां से आएगा साइटोक्रोम ए और A3 के पास में, ठीक है। और ये जब साइटोक्रोम A3 के पास में है तो ये भी एक टाइप का प्रोटॉन चैनल ही है, ये भी एक टाइप का प्रोटॉन चैनल है। ये भी क्या करेगा, ये भी आपका जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा, ये भी आपका ट्रांसपोर्ट कर देगा। टू प्रोटॉन ये भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे मैं दिखा जरूर रहा हूँ 2 प्रोटॉन्स, यहाँ पे मैं 2 प्रोटॉन्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली 4 प्रोटॉन्स सेंड करता है। एक क्यू साइकिल होती है, जो कि अगर हायर लेवल पे जाओगे, एमबीबीएस में शायद, पता नहीं बायोकेमिस्ट्री कितनी पढ़ाते हैं वहां पे, मुझे नहीं पता, बट माइट भी चांसेस अगर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे 4 प्रोटॉन होते हैं, ये मिला के 4 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और ये तो 10 हो गए टोटल प्रोटॉन, पर यहाँ पे मैं 10 शो नहीं करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली सिनेरियो ही अलग है, आपको उस लेवल का पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। वो बस ये मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, 2 प्रोटॉन यहाँ से, 2 प्रोटॉन यहाँ से, 6 प्रोटॉन का डिटेल देते हैं, इसके आगे का डिटेल नहीं देते हैं। पर ये कॉम्प्लेक्स एक बन गया, कॉम्प्लेक्स 135 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। कहां से, किसका ऑक्सीडेशन करवाया है आपने, NADH2, NADH2 के ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, इसके ब्रेकिंग से, याद करो केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसके ब्रेकिंग से जो एनर्जी आएगी उसको यूज कहां पे हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस। और हर एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पे, हर एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पे एक एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे अभी मत जाना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा बना रखे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जो है क्या कहते हैं, जब NADH2 ऑक्सीडाइज करता है तो उससे 3 ATP बनते हैं, जबकि एक्चुअली डिटेल आज की डेट पे अलग है, आज की डेट पे ये बनते हैं। हर क्लासेस में आपको बताएगा कि 2.5 ATP बनता है, बट आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये कुछ नहीं सुना, आपको यही जानना चाहिए कितना बनेगा, 3 ATP बनेगा, ठीक है। NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनेगा। यहां से आप दिखा दो फिलहाल के लिए दिखा दो कि यहां से आपने प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए हैं
और ये जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किए हैं उससे क्या हुआ है, एटीपी बना है। और ठीक है, यहाँ मैं 2 प्रोटॉन दिखा रहा हूं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2 प्रोटॉन से एक एटीपी बन रहा है। ओके, एक और चीज ध्यान दो कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया कॉम्प्लेक्स 135 का। अब यहां जो माइटोकॉन्ड्रियल की जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, जिसको क्या बोल रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स 2। और इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है, FADH2 का। ठीक है, इसी को क्या बोला था मैंने, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, SDH, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, SDH। ठीक है, ये जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये देखो ये कहां पे प्रेजेंट है, मैट्रिक्स साइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसने कोई चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है क्या, नहीं बना रखा। तो ये प्रोटॉन पंप की तरह बिहेव नहीं करता, ये प्रोटॉन पंप की तरह बिहेव नहीं करता है। इसने अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसको दे देने हैं, ठीक है, दोनों, प्रोटॉन भी एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर थोड़ी देर के लिए आप ये वाला पार्ट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इधर का पार्ट भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां से आपके प्रोटॉन्स चलेंगे, 2 प्रोटॉन्स ये, ठीक है, फिर ये 2 प्रोटॉन्स ये। ठीक है, और इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता चला जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, उसके ब्रेकिंग से फिर जो एनर्जी निकलती है तो वो यूटिलाइज हो जाती है एटीपी के सिंथेसिस में, वो यूटिलाइज हो जाती है एटीपी के सिंथेसिस में। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, इसको आप हटा दो, इसको हटा दो, तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसको हटा लो आप। ठीक है, अगर करते हैं, वैसे मैं जो बता रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप मॉडर्न बुक्स या फॉरेनर बुक्स पढ़ोगे आज की डेट पे जो फॉलो हो रहा है, 4 प्रोटॉन यहां से प्रोड्यूस होंगे, 4 प्रोटॉन यहां से प्रोड्यूस होंगे, 2 प्रोटॉन यहां से प्रोड्यूस होंगे, टोटल 10 प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और 10 प्रोटॉन, और यहां पे वो बोलता है कि 4 प्रोटॉन से एक एटीपी जनरेट होता है, आज की डेट की थ्योरी बता रहा हूं। तो टोटल कितना बना, 2.5 एटीपी बना। पर ये चीज नहीं लिखना है, लिखना नहीं है इसको। ठीक है, ये मॉडर्न है। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं, इस तरह से उनका इस तरह से कोई ये नहीं दिखता है जाते हुए कि भाई प्रोटॉन जा रहा है, वो बोलेगा कि मैं नंबर 1 प्रोटॉन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो करता क्या है, वो बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेक करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेक करता है कि बेसिकली जब यहाँ पे NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है या FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितना डिफरेंस आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स में 2 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पार्टिसिपेट करता है, दूसरा क्या पार्टिसिपेट करता है, उसका प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या बोल सकते हो केमिकल ग्रेडियंट। प्रोटॉन मोटिव फोर्स में 2 चीजें होती, और इसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स के ब्रेक करने से क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको हटा लिया है आप, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, 2 प्रोटॉन यहाँ पे, 2 प्रोटॉन यहाँ पे, 2 प्रोटॉन यहाँ पे, 6 प्रोटॉन है। और एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स या 2 H पे जब आप जो है यहां से ट्रांसपोर्ट करोगे तो उससे एक एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी, एक एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, जो भी मैंने बताया है आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है आपको पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे स्टिक रहना है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। वो क्या बोलता है कि देखिए 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं किसके, NADH2 के ऑक्सीडेशन से। कितने ट्रांसपोर्ट, 6 प्रोटॉन। कहां से कहां गए, बताओ कहां से कहां गए, ये मैट्रिक्स से PMS में। ठीक है, PMS में। दूसरी बात क्या कहता है, जो आपका 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, ये जब वापस जाता है कहां से कहां, ये जो 2 प्रोटॉन है ये जो वापस जाता है फ्रॉम PMS से मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ जब ये 2 प्रोटॉन जाता है तो क्या होता है, एक एटीपी की सिंथेसिस होती है, एक एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो यहां पे NADH2 के केस में कितने एटीपी सिंथेसाइज हो जाएंगे, 3 एटीपी।
बट FADH2 के केस में देखो इतना तो कट गया ना इधर वाला पार्ट, तो कितने गए? सिर्फ 4 प्रोटॉन्स गए। ठीक है, सिर्फ 4 प्रोटॉन्स गए। तो अगर आप FADH2 की बात करोगे तो FADH2 के केस में 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और ATP कितना बनेगा? 2 ATP बनेगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट कि NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन जो है ट्रांसपोर्ट हुए थे मैट्रिक्स से PMS की तरफ, उनका जब ब्रेकिंग हुआ तो 3 ATP बने। और FADH2 के केस में चूंकि इतना पार्ट नहीं हो रहा, सिर्फ 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उनके जो है वापस जब ये ब्रेक करता है, ठीक है, F0F1 पार्टिकल के थ्रू, तो वहां से सिर्फ 2 ATP की सिंथेसिस होती, वहां पे सिर्फ 2 ATP की सिंथेसिस होती है। तो ये है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ATP की सिंथेसिस हो रही है टर्मिनल ऑक्सीडेशन में। ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन का ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ध्यान में रखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, एक बार कॉम्प्लेक्स 1 3 5 4 और दूसरी बार कॉम्प्लेक्स 2 3 4। अगर NADH2 को ऑक्सीडेशन की बात कर रहा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स रन होगा? कॉम्प्लेक्स 1 3 4। और अगर FADH2 को ऑक्सीडेशन की बात हो रहा तो कॉम्प्लेक्स कौन सा रन होगा? 2 3 4। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखाने हैं, वो भी लिखा देता हूं मैं आपके लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना, ये इसको मैंने कहीं लिखा रखा था अभी। ठीक है, साइटोक्रोम C। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NADH2 से ऑक्सीजन तक पहुंचता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, NADH से टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो कितने ATP की सिंथेसिस होती है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, नहीं समझ में आया, मुझे दिख रहा है आप प्रोटॉन से कंफ्यूज कर रहे हो। प्रोटॉन से कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट तो दिख रहा है, पर आपको ये नहीं दिख रहा है कि जब NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था तो वन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था और वही इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा था, वही। ठीक है, तो जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां से कहां तक पहुंचता है? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4, या इस तरह से बोल सकते हो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू फाइनल या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, फाइनल ही रहने दो, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितने ATP की सिंथेसिस होगी? बोलो। 3 ATP। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी बता। देखो अगर तुम NADH को ऑक्सीडाइज कराओगे, NADH को ऑक्सीडाइज कराने से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो इतने सारे प्रोटॉन्स जो है इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट करा देगा, और इन्हीं प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन से जो है एनर्जी जनरेट होनी है। तो पेयर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है वो तो वन पेयर ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो वन पेयर ही हुआ है, पर उससे 6 पेयर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? ट्रांसपोर्ट कर गए, और उन्हीं 6 पेयर ऑफ प्रोटॉन से ATP की सिंथेसिस होनी। तो कितने बनेंगे? 3 ATP बनेंगे। ठीक है, अगर यही चीज बोल दूं कि यही सिंपल बोल दूं कि फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 हाउ मेनी ATP सिंथेसिस विल टेक प्लेस, तो आप सीधे बोल दोगे 3 ATP। ठीक है, तो यही चीज तो लिखी हुई है। ठीक है, और अगर मैं बोल दूं कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां तक? कॉम्प्लेक्स 2 टू फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो कितना बनेगा? 2 ATP। सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये FADH2 के ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है। ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये NADH2 के ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है। सिंपल। अगर मैं बोल दूं कि ETC के दौरान या टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एक H2O की सिंथेसिस में, एक H2O के सिंथेसिस में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेगा? एक H2O की सिंथेसिस हो रही है और कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे? श्योर हो?
क्यों, जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो नहीं बनेगा क्या? डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 3R। अगर वो बोलता है कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन चल रहा है या कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और H2O की सिंथेसिस हो रही है तो बनेंगे कितने, 2। और अगर कॉम्प्लेक्स 1 से चल रहा है, NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे H2O बन रहा है, ठीक है, तो कितना बन, तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। और एक और चीज है, हालांकि अब जो है सिलेबस के बाहर हो जा रहा है, देखो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनके लिए जो कैरियर होंगे वो भी 1 पेयर होंगे, कैरियर भी, मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन यहां मैं लिख जरूर रहा हूं एक, पर है कितने ये, 2। इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कैरी कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये भी कैरी कर सकता है। पर यहाँ पे फिर से यही साइटोक्रोम बी पे जाओगे तो कितने साइटोक्रोम होंगे, 2। आयरन सल्फर कितने होंगे, 2। फिर से यहाँ साइटोक्रोम C1 2, साइटोक्रोम C2, साइटोक्रोम A2, साइटोक्रोम A3 2। ध्यान रखना, ठीक है, कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए जो कैरियर्स हैं, ठीक है, साइटोक्रोम्स और आयरन सल्फर प्रोटीन, वो भी कितनी होंगी, 1 पेयर होंगी। टाइम इतना तेज भागता है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, चलो अच्छा हाँ, एक और चीज लिख देते हैं। आप ये देख रहे हो NADH2 या FADH2, इनका नाम क्या है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ठीक है, ये कोएंजाइम है। पर यहीं पे मैं लिख दूं NADH2, ये जब आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, NAD प्लस, ठीक है, और प्लस क्या होगा, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना, ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के ये क्या है, रिड्यूसिंग को इक्विवेलेंट, ये है रिड्यूसिंग को इक्विवेलेंट, ठीक है, इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है, इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 NADH2 है, 1 NADH2, ठीक है, और इससे कितने कितने इससे वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी, कितना मेटाबॉलिक वाटर, ये बोलता है कितना मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 1 NADH2, 1, 4 कहां से आ जाएगा, 1 1H2, कैसे कैसे, इससे 2H निकले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले इससे, ठीक है, और इसको हाफ O2 मॉलिक्यूल मिला, बनाओ कितना बनेगा, H2O। FADH2 से भी सेम स्टोरी होगी, उससे भी यही सारी चीजें। तो वो एक्चुअली जा कहाँ रहा, जो जा रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ना, जिसको रिड्यूसिंग कोइक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसको रिड्यूसिंग कोइक्विवेलेंट बोलते हैं और ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ठीक है। लग रहा बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तुम लोग तो फालतू में पढ़ रहे हो। पहले स्ट्रेंथ बहुत होती थी, स्ट्रेंथ कम क्यों हो गई, क्या इन्होंने पेमेंट नहीं की इस वजह से कम हो गई, या बोलो हमें क्या पता। ये इसको लिख लो बेटा, ये ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज है, ये प्रोटॉन चैनल है, दोनों कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन चैनल है, ठीक है, प्रोटॉन्स को पंप करता है। तो कई सारे टीचर्स क्या करते हैं कि यहीं पे बना देते हैं, एक यहाँ पे बना दिया, दूसरा यहाँ पे बना दिया, तीसरा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो वो उससे आपको ये हो जाता है ना कि यहाँ से प्रोटॉन की पंप हुआ, प्रोटॉन पंप हुआ, तुरंत ATP की सिंथेसिस, यहाँ से प्रोटॉन पंप हुआ, ATP की सिंथेसिस, यहाँ से प्रोटॉन पंप हुआ, ATP की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। तो उससे कोई नहीं है, मुझे जो चीज बतानी थी, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने लिखा ही दिया था कि 1 NADH2 जब ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, तो उससे कितने पेयर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू PMS ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक NADH2 के ऑक्सीजन 6 पेयर या 3 पेयर, 3 पेयर, यही तो जानना चाहता, 3 पेयर हैं, 6 नंबर ऐसे बोलोगे क्योंकि 3 पेयर का मतलब ही होता है 6, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज को, पढ़ने में क्वेश्चन गलत करोगे तो गलत हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अभी एक
एक लेक्चर और ले जाएगा। ईटीएस के बाद अभी हमारे पास फर्मेंटेशन पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और फर्मेंटेशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी कोसेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। तो आई थिंक 1 आवर्स में ही हो जाएगा ये पार्ट। तो अगर टाइम बचा तो मैं आपका कौन सा पार्ट खत्म कर दूंगा, तो आप वो लेके आना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो कॉपी लगाई हो आपने, ठीक है, वो लेके आना। तो माइट बी चांसेस कि अगर मैं थोड़ा सा मैनेज करके चलूंगा तो दोनों कल फिनिश कर दूंगा, कल नहीं थर्सडे में। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फिर हम आएंगे वापस से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन में।